students. My name is Mohammad Saad Beg and I am going to teach microbiology for BSc Part 1 student. Today my lecture topic will be cell structure and cell organization. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 का टॉपिक है। बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 से एक टॉपिक है दैट विल बी सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो इस टॉपिक का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट विल बी सेल। अगर हम देखें कि व्हाट इज सेल, तो सेल यानी सेल क्या है, तो सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम करते हैं। सेल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम बात करते हैं सेल एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी जानदार अशय की एक बुनियादी इकाई जो है वो क्या है? सेल। अब इस सेल के ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की और अपने नज़रियात पेश किए। अब उन नज़रियात में से जो नज़रिया सही था दैट विल बी नॉन एज, इन नज़रियात को हम एक मजमूई नाम देते हैं और वो नाम क्या है हमारे पास? सेल थ्योरी। उस सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का बेसिक जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उस सेल थ्योरी के अंदर जो बेसिक पॉइंट डिस्कस किए गए थे वो ये किए गए थे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल, उसकी जो बुनियादी इकाई है वो क्या होगी? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बुनियादी इकाई है वो क्या होगी? सेल होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद उन्होंने पॉइंट दिया था, वो ये दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। सही है। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी कि जो नए सेल हैं वो किस तरीके से वजूद में आते हैं। एक सवाल उठा था कि जो नए सेल बन जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया था। द पॉइंट विल बी जो न्यू सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाने की वजह से, तो जो पुराने सेल होते हैं वो अपने आप को एक सेल से दो सेल में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक सेल जो पुराना सेल था वो फुल अपने आप को उसकी अपनी ग्रोथ पूरी करता है और उसके बाद वो अपने आप को डिवाइड कर देता है नो टू पार्ट। दैट विल बी न्यू टू पेरेंट। जो पुराना वाला सेल था वो अपने आप को ही दो में हिस्सों में डिवाइड करके नया सेल वजूद में लाता है। तो इसलिए इस एक पॉइंट दिया गया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के, यानी हमारे टॉपिक के दूसरी चीज़ के, दैट विल बी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी ऑर्गन किस तरीके से बना हुआ है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसको किस तरीके से बना हुआ है। तो कंपैरिजन ऑफ द लिविंग ऑर्गन देखते हैं। हमने ये बात कर ली कि कोई भी लिविंग ऑर्गन होगा, कोई भी जानदार अशिया होगी, वो किससे बनेगा? सेल से बनेगा। सही है। किससे मिलके बना होगा? सेल का मिलके बना होगा। अब वो सेल के से मिलके बना होगा और ये तो सेल की कंपैरिजन क्या होगी? यानी वो सेल किस तरीके से यानी सेल किस तरीके से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो हम अगर बात करते हैं ऑर्गेनिज्म कंप्रेस ऑन द लेवल ऑफ सेल, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है किस लेवल पे? सेल के लेवल पे। किस लेवल पे बनेगा? सेल के लेवल पे बनेगा। अब सेल के लेवल पे अगर बात करते हैं तो सेल की लेवल पे ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नंबर ऑफ द सेल की बेस के ऊपर हम बात करते हैं कि कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो हमारे पास कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म है? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने तरीके? टू टाइप। कौन कौन से? वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड विल बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। जबकि अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दैट विल बी अ कलेक्शन ऑफ द सेल। वो क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ द सेल। अब वो कलेक्शन ऑफ द सेल आया वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकती है और आया वो फंक्शनली तौर पे भी हो सकती है। मॉर्फोलॉजिकली यानी वो एक साथ मिल, यानी बहुत सारे सेल एक साथ जमा हो गए, जमा होकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, दैट विल बी, यानी एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, एक जगह एक एरिया कवर कर रहे हैं, दैट विल बी नॉन एज कॉलोनी। जो एरिया कवर करेंगे वो क्या करेंगे? दैट वो एरिया क्या कहलाएगा? कॉलोनी। यानी बहुत सारे सेल एक ही जगह पे मिलके रह रहे हैं लेकिन फंक्शन अपना अपना सब अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ organization that will be multicellular but not a proper multicellular, that will be colonized। यानी अपना अपना फंक्शन, सब अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सब मिलके एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हैं। वो क्या है? सब अपना अपना फंक्शन, लेकिन क्या है? एक साथ जमा होके एक साथ रह रहे हैं, एक जमा होके एक साथ रह रहे हैं। that type of form will be known as colonized form। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर, ऐसा मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स हैं
एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हर सेल अपना अपना फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक बॉडी के लिए। यानी अपने अपने काम उन सेलों ने क्या किए हैं, बांटे हैं, तकसीम किए हैं। यानी एक सेल है वो अपना अगर खाना जमा यानी न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, तो दूसरा सेल क्या कर रहा है, इंटरेक्शन का काम कर रहा है, यानी आपस में उनके भाई क्या किस तरीके से काम चल रहे हैं वो उसका काम कर रहा है। तो सारे सिस्टम वो सारे सेल क्या हमें हाईली फंक्शनल या अरेंज हुए हैं। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम विल बी नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे पास हमने बात करी नंबर ऑफ सेल के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट विल बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड विल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? कॉलोनाइज और एक कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। यानी कॉलोनाइज में क्या होगा, सब एक साथ रह तो रहे होंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म कोई नहीं फॉर्म हो रहा है, यानी अपना अपना फंक्शन, सब सेल अपना अपना इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसके आगे की बात करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर है। अगर हम यहाँ पे बात करें, डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो इन माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड ऑल टाइप ऑफ वैरायटी विल बी प्रेजेंट। यानी हमारे को क्या मिलेंगे, मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे, हमें यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, हमें मल्टीसेलुलर कॉलोनाइज भी मिलेंगे। ये अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया और हो गया बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विल बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद हम बात माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर अगर आए, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के ऊपर आए, तो हमारे पास एक और चीज है, दैट विल बी एक ऑर्गेनिज्म है, दैट विल बी नोन एज फंजाई। अब यहाँ पे अगर हम फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फंजाई हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो फंजाई हमारे पास क्या हो सकते हैं, फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, दैट विल बी नोन एज एल्जाई या एल्गी। सही है, एल्जाई या एल्गी, जो भी आप पढ़ लें या प्रोनाउंसिएट कर लें, वो हमारे पास तीनों फॉर्म में पाया जाता है। और एल्गी जो है वो हमारे पास तीनों फॉर्म में होगा, यानी यूनिसेलुलर भी होगा, कॉलोनाइज मल्टीसेलुलर भी होगा और प्रॉपर मल्टीसेलुलर भी होगा। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों फॉर्म में इस दुनिया के अंदर पाया जाएगा। आपको यूनिसेलुलर में भी मिलेगा, आपको मल्टीसेलुलर में मिलेगा, आपको कॉलोनाइज फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब यही बात मैंने यहाँ पे आगे भी लिखी हुई है कि हाउएवर वन वे ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फंडामेंटल देन रेदर देन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी हम एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आया वो मल्टीसेलुलर है, आया वो यूनिसेलुलर है। हम उसको डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म को कितनी बेस पे कर सकते हैं, ऑन द लेवल ऑफ सेल के नंबर के बेस के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेल है, सेल की भी टाइप्स है, सेल को भी दो तरीकों के डिस्टिंग्विश किया गया है। यानी अगर हम बात करें, एक जो सेल है, सिंपल सेल है, उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू अ टू कैटेगरी, इन अ टू टाइप्स। वो कैसे करते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और अदर मोर देन वन सेल, ये बात हमने करी। लेकिन अब हम बात करें सेल की, तो सेल को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर हम बात करते हैं किसमें, हम सेल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसमें, दो टाइप के सेल में। कौन कौन से? दैट विल बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट या यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल। अगर हम यहाँ पे बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दोनों तरीके के होते हैं। यानी हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट भी मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट भी मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो प्रोकैरियोट है, हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो यूकैरियोट है। लेकिन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट अलग है, और यानी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर अलग होगा और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर अलग होगा। अब इनको हम किस तरह से डिफर कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं तो इनका साइज पे
अगर हम इनको डिफर कर सकते हैं तो इजीली क्या होगा हमारे पास, इनका साइज होगा, यानी सेल का साइज कि उनका साइज क्या है, हम उसके बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आया ये प्रोकैरियोट है, आया वो यूकैरियोट। दूसरी बात करें तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जिस एक सिंपल स्ट्रक्चर है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दोनों में हम बासानी डिफरेंट, यानी एक ऐसा और सेल है जिसके अंदर जो और सेल सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, या उसकी सेल मेम्ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से बनी हुई है, या उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज हुआ हुआ है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास सेकेंड दैट विल बी एंड थर्ड विल बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए जो है किसी भी सेल का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि वो किस तरीके से बना हुआ है, आया वो किस तरीके से बना हुआ है। तो फंडामेंटल हम अगर बात करें तो फंडामेंटली नेम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक किस तरह के होंगे और यूकैरियोटिक किस तरह के होंगे। प्रोकैरियोट, प्रो दैट विल बी प्रो मतलब होता है फर्स्ट या बिफोर, प्रो फर्स्ट या बिफोर। प्रोकैरियोट, कैरियन का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैरियन की, तो कैरियन मींस दैट विल बी न्यूक्लियस, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट बिफोर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट स्टैंड फॉर बिफोर न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गन जो यानी ऐसे सेल जो न्यूक्लियस बनने यानी अभी न्यूक्लियस बना नहीं था उससे पहले के जो सेल्स हैं, दैट विल बी ऑल ऑर्गन इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यू मीन दैट इज ट्रू, you mean true, carry on again, nucleus, carry on mean nucleus. So as I indicate, name shows that what is the difference between prokaryote and eukaryote. तो eukaryote में फर्क क्या है, हम अगर बात करते हैं यूकैरियोट कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का मतलब बिफोर द न्यूक्लियस जो सेल था वो कैसा था, that type of cell do not possesses any type of cell any type of membrane on their genetic structure, यानी डीएनए के ऊपर इनके ऊपर कोई भी जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी जेनेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं होता, यानी वो किसी सेल की किसी भी जगह पे किसी भी तरह में थ्रेड लाइक फ्रैगमेंट टाइप में आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस तरह के सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो भी सिंपल होंगे, यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा जो कॉम्प्लेक्स हो, यानी जिसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन मिले यानी या फिर उसका जो सेल सब सेलुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो, सराउंड हो विद एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन या एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास क्या, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल यू दैट विल बी ट्रू, यू मीन ट्रू, यूकैरियोटिक सेल यानी ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी एक ऐसा न्यूक्लियस जो पोजेस करते हैं ट्रू मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, यानी ट्रू मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का मतलब यानी वो उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली कवर होगा एक मेम्ब्रेन के साथ के जरिए, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल वो प्रॉपरली क्या होगा, कवर होगा एक मेम्ब्रेन के थ्रू और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा होगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज न्यूक्लियस। अब जब इनका जो अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ऐसा और सब सेलुलर कंपोनेंट है जो क्या कर रहा होता है, सेल के सारे फंक्शन को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है सारे, यानी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, जितना भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, उसकी सारे का सारा यानी उसको कोऑर्डिनेट कौन करवा रहा है, न्यूक्लियस करवा रहा है, ठीक है, दैट विल बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी ऐसे किसी भी सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियस। सही, न्यूक्लियस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल के अंदर किस तरीके का काम होना है, किस तरीके के रिएक्शन होने हैं। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल क्या है, एक प्रॉपर उसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा सेल यानी प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर जब न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स हो गया है
तो इसके अंदर जो पाए जाने सेल के अंदर पाए जाने वाले सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, यानी उनके सराउंडिंग उनके अंदर भी क्या होगा, अब इस सेल के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यानी ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे जिसके ऊपर क्या हो, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सही है, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वो आप सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो सब सेल के अंदर पाए जाते हैं, दैट विल बी नोन एज ऑर्गेनील। यानी जैसे यहाँ पे जो यूकेरियोटिक सेल है, इसकी जो ऑर्गेनील है वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो फर्दर डिवीजन हुई है, हम देखें डीएनए सीक्वेंस मेथड को यूज करते हुए फर्दरली हम फाइलोजेनी मालूम कर सकते हैं। सही है, हम डीएनए के सीक्वेंस को यूज करते हुए हम सेल को फर्दरली हम ये कर सकते हैं कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि आया ऑर्गन किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ है, या किस लेवल पे जाके उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई है। ठीक है, अब अगर हम डीएनए सीक्वेंस को यूज करें यूजिंग द सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, हम डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड यूज करें तो हम रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन के दरमियान, यानी हम फाइलोजेनी मालूम कर सकते हैं। फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गन का इस वक्त के ऑर्गन का पिछले ऑर्गन के साथ रिलेशन किस तरह का था, या किस तरीके से एवोल्यूट हुआ है। सही है, तो वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फाइलोजेनी के थ्रू प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स को प्रोकैरियोट्स को हम फर्दर डिवीजन प्रोकैरियोटिक डिवीजन की हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। सही है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स की हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 2 डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ एक मिस्टेक हुई है, वो सही कर लेते हैं। तो क्या हो गया, अब अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट, अब हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक, अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक हमारे पास कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, एक एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है और दूसरी साइनोबैक्टीरिया है। सही है, साइनोबैक्टीरिया। अब लेकिन इनके अलावा हमारे पास इसकी फाइलोजेनी, अगर हम प्रोकैरियोटिक फाइलोजेनी देखते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन भी है, ग्रुप, यानी एक बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप भी है जो टोटली डिफरेंट है किससे, बैक्टीरिया से, ट्रू बैक्टीरिया से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों है कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, सेल वॉल। बैक्टीरिया का अगर सेल है, ये बैक्टीरिया का अगर एक सेल है तो इसके बाद क्या होगी, एक सेल वॉल मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, एक ऐसा ग्रुप बैक्टीरिया का, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसमें जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इसलिए हम ये हमारे का क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है कि भाई पहले एक कॉमन एंसेस्टर है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कॉमन एंसेस्टर है। इस ये आगे अगर जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो क्या हुआ, बैक्टीरिया और पहले बैक्टीरिया बने, फिर आर्चियोबैक्टीरिया, यानी या तो पहले आर्चियोबैक्टीरिया बने जिसे हम नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया इज नॉट अ प्रॉपर ट्रू बैक्टीरिया। सही है, आर्चियोबैक्टीरिया हमारे पास बैक्टीरिया है, फिर आर्चियोबैक्टीरिया है, और फिर क्या आता है आपके पास, हमारे पास 3 कैटेगरियां हैं, बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया क्या, यानी हमारे पास बैक्टीरिया है, आर्चियोबैक्टीरिया और यूकेरिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था कि आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यानी हम ये सारी चीज़ें क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी का जितना भी स्ट्रक्चर हम सारा पढ़ेंगे, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बैक्टीरिया की अरेंजमेंट क्या है, बैक्टीरिया को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है,
और किस किस बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ये सारी बातें फर्दर लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई यूट्यूब चैनल and also contact me on my Facebook. You can also take my online lecture classes, live lecture classes on Zoom app. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.